गुड मॉर्निंग ग्रेड 8 स्टूडेंट्स। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ एवं अच्छे होंगे। पिछली कक्षा में हम लोगों ने भारत की खोज का सिंधु घाटी सभ्यता पाठ चल रहा था, जिसमें हम लोगों ने अपना पिछला भाग संपन्न किया और हम लोगों ने ये बात की थी कि आर्यों का आना हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। तो आज की कक्षा में हम लोग आर्यों का आना की शुरुआत करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के ये लोग कौन थे और कहाँ से आए थे, इसका हमें अब भी पता नहीं है। यह संभावना भी है कि इनकी संस्कृति इसी देश की संस्कृति थी। इसकी जड़ें और शाखाएं दक्षिण भारत में भी मिल सकती हैं। कुछ विद्वानों को इन लोगों और दक्षिण भारत की द्रविड़ जातियों एवं संस्कृति के बीच अनिवार्य समानता दिखाई पड़ती। ऐसा था। यदि प्राचीन समय में कुछ लोग भारत में आए भी तो यह घटना मोहनजोदड़ो के समय से कई हजार वर्ष पहले घटी होगी। व्यवहारिक दृष्टि से अगर हम व्यवहार के तौर पर देखें तो हम उन्हें भारत के ही निवासी मान सकते हैं, भले ही वो कहीं और से आए। हमने उन्हें आर्यों का नाम दिया, लेकिन जब वो हमारे भारत में आ गए तो हमने क्या कर दिया, उन्हें भारतवासी ही बोल दिया। सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में कुछ लोगों का कहना है कि उसका अंत अकस्मात किसी ऐसी दुर्घटना से हो गया जिसकी कोई व्याख्या नहीं मिलती। सिंधु घाटी सभ्यता कैसे खत्म हो गई? नहीं होती तो अभी तक भी चल रही होती। सिंधु घाटी सभ्यता ऐसे खत्म हुई, ऐसा मानना है कि अचानक कोई एक दुर्घटना हो गई थी जिसमें ये सभ्यता का अंत हो गया। सिंधु नदी अपनी भयंकर बाढ़ों के लिए प्रसिद्ध है। मतलब जो सबसे ज़्यादा बाढ़ आती है वो कहाँ है? सिंधु नदी की तरफ, जो नगरों और गांवों को बहा ले जाती है। यह भी संभव है कि मौसम के परिवर्तन से धीरे धीरे सूखती गई और खेतों पर रेगिस्तान छा गया हो। मोहनजोदड़ो के खंडर अपने आप में इस बात का प्रमाण है कि बालू की तह पर तह जमती गई, जिससे शहर की जमीन सतह ऊंची उड़ती गई और नगरवासियों को मजबूर होकर अपनी पुरानी नींवों पर ऊंचाई पर मकान बनाने पड़े। खुदाई में निकले कुछ मकान 2 या 3 मंजिल जान पड़ते हैं। वे इस बात का सबूत हैं कि सतह के ऊंचे उठने के कारण समय समय पर उनकी दीवारें भी ऊंची उठाई गई। मतलब वहाँ एक ऐसी स्थिति आ गई थी कि हर जगह मतलब सूखा सा पड़ने लगा था, तो लोग क्या करने लगे थे, अपनी दीवारों को क्या था, ऊंचा उठाने लगे थे, हैं, अपनी नींव को ऊंचाई पर करने लगे थे। हर जगह तहस नहस, मतलब ये गंभीर स्थिति वहाँ आ गई थी। हम जानते हैं कि सिंध का सूबा पुराने समय में बहुत समृद्ध और उपजाऊ था। सिंध घाटी सभ्यता में सूबा एक तरीके से वहाँ पर का प्रमाण था। तो सिंध का सूबा पुराने समय में बहुत समृद्ध और उपजाऊ था, पर मध्य युग के बाद वह ज़्यादातर रेगिस्तान रह गया। इसलिए यह मुमकिन है कि मौसमी परिवर्तनों ने इनके इलाकों के निवासियों और रहन सहन की पद्धति को प्रभावित किया। यह पॉसिबल है क्योंकि जैसे जैसे बदलाव आते गए, जैसे जैसे परिवर्तन आते गए, मौसमी परिवर्तन हुए, वहाँ पे चीज़ें भी बदलती गई। लेकिन मौसम के परिवर्तनों का प्रभाव दूर दूर तक फैली इस नागर सभ्यता के अपेक्षाकृत छोटे से हिस्से पर पड़ा होगा। हमारे पास इस बात पर विश्वास करने का कारण तो है, यह सभ्यता गंगा घाटी तक या संभवतः उससे भी दूर तक फैली थी, पर इस बात का फैसला करने के लिए हमारे पास पर्याप्त आंकड़े नहीं हैं। हमारे पास विश्वास है, हम मान सकते हैं कि ऐसा हुआ होगा, लेकिन हमारे पास कोई भी इसके लिए प्रूफ नहीं है, हमारे पास कोई भी सबूत नहीं है, कोई किताब में नहीं लिखा है, किसी ग्रंथ में नहीं लिखा है कि ऐसा हुआ है। वह बालू जिसने इनमें से कुछ प्राचीन शहरों पर छाकर उन्हें ढक लिया था, उसी ने उन्हें सुरक्षित भी रखा। देखो, जब चीज़ दुर्घटना हुई तो जो चीज़ ढक गई तो वही सुरक्षित रहेगी जो ढकी हुई है, बाकी सब तहस नहस हो गया। उसी ने उन्हें सुरक्षित भी रखा, जबकि दूसरे शहर और प्राचीन सभ्यता के प्रमाण धीरे धीरे नष्ट होते रहे और समय के साथ साथ खंड खंड हो गए। सिंधु घाटी सभ्यता और बाद के कालखंडों के बीच निरंतर संबंध के साथ ही इस सिलसिले के टूटने के या इसमें अंतराल के प्रमाण भी मिलते हैं। यह टूटना इस बात का भी सूचक है कि बाद में आने वाली सभ्यता भिन्न प्रकार की थी, अलग थी। जो सिंधु घाटी सभ्यता के बाद जो सभ्यता आई वो अलग थी। बाद में आने वाली सभ्यता में शुरू में संभवतः कृषि की बहुतायत थी। मतलब जो सभ्यता आई वो क्या था, कृषिपन ज़्यादा था। गो की नगर, मतलब बड़े बड़े नगर, और थोड़ा बहुत शहरी जीवन भी मौजूद था।
खेतिहर पक्ष में जोर शायद उन नवागंतुकों ने दिया होगा। नवागंतुक वो होते हैं जो नवयुवा होते हैं और जो नए लोग आए, उन्होंने दिया, जो आर्य थे और जो उत्तर पश्चिमी दिशा से भारत में एक के बाद एक कई बार आए। ऐसा माना जाता है कि आर्यों का प्रवेश सिंधु घाटी युग के लगभग 1000 वर्ष बाद हुआ। जब सिंधु घाटी युग खत्म हो गया दुर्घटना के कारण, तब आर्य आ गए और 1000 वर्ष ऐसा माना जाता है। हमारे पास आंकड़े नहीं हैं। यह भी संभव है कि इनमें इतना बड़ा समय का अंतर ना रहा हो और पश्चिमोत्तर दिशा में भारत में ये कबीले और जातियां समय समय पर आती रही हों और भारत में जज्ब होती रही हों। सबसे पहला बड़ा सांस्कृतिक समन्वय और मेल जोल बाहर से आने वाले आर्यों और उन द्रविड़ जाति के लोगों के बीच हुआ, जो संभवतः सिंधु घाटी सभ्यता के प्रतिनिधि थे। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रतिनिधि का मतलब है जो चलाने वाले, आगे ले जाने वाले, वहाँ का विकास करने वाले जो थे। इसी समन्वय और मेलजोल से भारतीय जातियों और बुनियादी भारतीय संस्कृति का विकास हुआ, जिनमें दोनों सभ्यताओं के तत्व साफ साफ दिखाई पड़ते हैं। मतलब सिंधु घाटी सभ्यता भी और जो बाद में सभ्यता आई जिसमें आर्य आए वो भी। बाद के युगों में और बहुत सी जातियां आई, जैसे जैसे युग का विकास हो गया, बहुत सारे हमारे भारत में कितनी जातियां, अलग अलग तरीके के लोग रहते हैं, सबने अपना प्रभाव डाला और फिर घुल मिलकर रह गए। बच्चों, आज की कक्षा में इतना ही। अगली जो कक्षा हम शुरुआत करेंगे उसमें हम प्राचीनतम अभिलेख, धर्म ग्रंथ और पुराण के बारे में पढ़ेंगे। आज की कक्षा में हम लोगों ने आर्यों का आना, किस तरीके से आए, सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी, नष्ट कैसे हुई और उसके बाद जो सभ्यता आई उसमें क्या क्या बदलाव थे, इसके बारे में हमने पढ़ा। आज के लिए इतना ही।